पानी का बर्फ में बदलना किसी जादू से कम नहीं है। हमारे आज के स्रोत इसे अणुओं का अद्भुत नृत्य कहते हैं, और आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये जादू जो है ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। अच्छा। इसकी शुरुआत होती है तापमान के खेल से। देखिए, पानी हमारे आसपास 3 रूपों में है, तरल, गैस और ठोस। हाँ। आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो पानी ठोस यानी बर्फ में कैसे बदल जाता है। अणुओं का नृत्य, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो चलिए इस नृत्य को समझते हैं। आणविक स्तर पर मॉलिक्यूलर लेवल पे असल में होता क्या है? स्रोत कहते हैं कि पानी के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कह सकते हैं, अराजकता से व्यवस्था की ओर जाना। अच्छा। जब पानी तरल होता है तो उसके H2O अणु वो एक भीड़ की तरह होते हैं, बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान गिराते हैं, हम असल में उनसे ऊर्जा छीन रहे होते हैं। उनकी गति धीमी होने लगती है। और फिर? और ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर वे एक दूसरे को पकड़कर एक बहुत ही खास षटकोणीय यानी हेक्सागोनल पैटर्न में जुड़ जाते हैं। षटकोणीय? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ये एक तय डिजाइन है, एकदम अनुशासित और खूबसूरत भी। मुझे लगता है स्नोफ्लेक्स में भी तो यही अनुशासन दिखता है ना? बिल्कुल। उनकी जो 6 भुजाएं होती हैं, हाँ, हमेशा परफेक्ट होती हैं। और ये तो कमाल की बात है कि कोई भी 2 स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते, हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। सही कहा। और उनकी इस क्या कहते हैं विशिष्टता का कारण भी यही यात्रा है। यात्रा? हर स्नोफ्लेक की कहानी उसके डिजाइन में छिपी होती है। जैसे ही एक बर्फ का क्रिस्टल बादल से जमीन की ओर गिरना शुरू होता है, वो अलग अलग तापमान और नमी वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अच्छा। हर छोटा बदलाव उसकी भुजाओं पर एक नया पैटर्न बना देता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्नोफ्लेक के बनने की पूरी कहानी उसके डिजाइन में लिखी होती है। ठीक यही मतलब है। ये उसकी यात्रा का एक नक्शा है जो क्रिस्टल के रूप में जम गया है। कमाल है। अच्छा, आपने उस क्रिस्टल लैटिस की बात की थी और मेरे दिमाग में एक सवाल आया। पूछिए। हम हमेशा सुनते हैं कि ठोस चीजें ज्यादा घनी होती हैं, फिर बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? ये तो एक अफवाह जैसा लगता है, नहीं? ये एक शानदार सवाल है, और इसका जवाब उसी षटकोणीय संरचना में छिपा है। उसी में? कैसे? जब पानी के अणु उस व्यवस्थित पैटर्न में जुड़ते हैं तो वे असल में एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाते हैं, तरल अवस्था की तुलना में। वे फैल जाते हैं। हाँ? और इसी फैलाव की वजह से बर्फ का घनत्व डेंसिटी तरल पानी से कम हो जाती है। और क्योंकि ये हल्की हो जाती है, वो तैरने लगती है। समझ गई। बिल्कुल। तो ये तैरना कोई मामूली बात नहीं है। अगर बर्फ डूब जाती तो झीलें और नदियां तो नीचे से ऊपर की ओर जम जाती। सही कहा। और उनमें रहने वाले सभी जीव मर जाते। बर्फ की ये परत एक कंबल की तरह काम करती है जो नीचे के पानी को गर्म रखती है। और बड़े पैमाने पर देखें तो ग्लेशियर भी तो यही है। हाँ, हमारे ग्रह के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार। और उन ग्लेशियरों का रंग, कभी कभी बर्फ एकदम नीली क्यों दिखाई देती है? इसका क्या लेना देना है घनत्व से? इसका सीधा ताल्लुक घनत्व से ही है। जब बर्फ बहुत ज्यादा दबाव में दबकर घनी हो जाती है, जैसे ग्लेशियरों में, तो उसके अंदर की हवा के बुलबुले निकल जाते हैं। ये घनी बर्फ रोशनी के साथ अलग तरह से व्यवहार करती है। कैसे? ये सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम में से लाल और नारंगी जैसे लंबे वेवलेंथ वाले रंगों को सोख लेती है। और नीले रंग को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए हमारी आंखों को वो बर्फ नीली दिखाई देती है। तो बर्फ का बनना सिर्फ पानी का ठंडा होना नहीं है, ये तो अणुओं का एक बहुत ही खूबसूरत और अनुशासित नृत्य है। बिल्कुल। एक ऐसी प्रक्रिया जो एक छोटे से स्नोफ्लेक से लेकर विशाल नीले ग्लेशियर तक हमारे ग्रह पर जीवन के लिए कितनी जरूरी है। हाँ, और ये हमें एक गहरी बात सोचने पर भी मजबूर करता है। वो क्या? अगली बार जब कोई अपने ग्लास में बर्फ के टुकड़े देखे तो ये याद रखने लायक है कि उस साधारण से दिखने वाले टुकड़े के अंदर अणुओं का एक उत्तम क्रिस्टल शहर बसा है। वाह, क्रिस्टल शहर। हाँ, जिसकी अपनी वास्तुकला है, अपने नियम है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में और कितने ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार छिपे हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।